पेन का कलर क्या हो गया था, बदलना पड़ा हमें, है ना। देख लीजिए यहाँ बदल लेते हैं पेन का कलर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न है, धातु के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। धातु के मुख्यतः 5 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही है ना। तो मुख्यतः कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृतिलता नामक रचयिता कौन है। तो विद्यापति। कौन है, विद्यापति। ठीक है, चंपा जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं। चंपा, तो आपका हो जाएगा इसका उत्तर आकाशदीप। किसका हो जाएगा, आकाशदीप के हैं। ठीक है, आकाशदीप। ठीक है, मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका बुद्धिजीवी व्यक्ति का प्रतीक है। किसका, किसका है, तो बुद्धिजीवी व्यक्ति का प्रतीक है। बुद्धिजीवी व्यक्ति का प्रतीक है। सभी लोग मिलाते चलेंगे, है ना। चलिए अगला है कि हाँ, 9 नंबर प्रश्न है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। प्रस्तुत मत किस आलोचक का है। तो आपको पता है कि ये कौन कहे हैं, आपके आचार्य शुक्ल। किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अगला है बी ऑप्शन, बी नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकरण और वैशिष्ट है। उदात्त को परिभाषित करने वाले विचारक का क्या नाम है। तो आपको पता है कि लोनजाइनस जी हुए हैं, है ना। लोनजाइनस, इसका उत्तर हो जाएगा लोनजाइनस। ठीक है, लोनजाइनस। अगला है काव्य मीमांसा नामक काव्यशास्त्र की पुस्तक के रचनाकार का क्या नाम है। तो क्या नाम है आपका, राजशेखर, है ना, राजशेखर। ठीक है, चलिए आविर्भाव शब्द का सटीक विलोम शब्द बताइए। इसका हो जाएगा विरोभाव। क्या हो जाएगा, विरोभाव। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। उसके घर आकर भोजन किया, वाक्य में संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य में इसको बदला जाए, तो जब हम लोग देखते हैं इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि वह घर आया और उसने भोजन किया। ठीक है, वह घर आया और उसने भोजन किया। बी है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका गले पड़ना, है ना। क्या हो जाएगा, गले पड़ना। सी है काव्यशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार के लेखक का नाम क्या है। तो भावमा का भी है और रुद्रट का भी है। ठीक है, दोनों का। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, पहला है क्वेश्चन, आधुनिक नारी के व्यक्तित्व के इतने विविध पक्ष इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ अपने अपने आगे प्रत्यक्ष कर सकना और फिर उसे शब्दबद्ध कर सकना अपने आप में बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है। अज्ञेय के नदी के दीप उपन्यास के बारे में प्रस्तुत मस्त किस आलोचक के हैं। किस आलोचक के हैं, हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक, नेमीचंद जैन जी का महत्वपूर्ण पुस्तक है अधूरे साक्षात्कार, नामवर सिंह की कहानी नई कहानी, रमेश चंद्र शाह का है
अज्ञेय वागर्थ का वैभव। दूसरा नंबर है कि गौरा और भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास के पात्र हैं? गौरा और भुवन अज्ञेय के नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, तो अज्ञेय नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी, तीन उपन्यास हैं। और चौथा विकल्प में है जो विपथगा, ये कहानी संग्रह है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ? तो 1956 में हुआ। ठीक है, 69 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है? शंकर शेष है। ठीक। 55वां प्रश्न है, अपने अपने रास्ते संस्मरण के रचयिता कौन है? तो रामदरस मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएगा उत्तर इसका? रामदरस मिश्र। देखिए विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं, ये यशपाल साम्यवादी उपन्यासकार हैं, गिरिराज किशोर बहुत बड़े लेखक हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर कह रहा है कि हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, विहंग रव बनकर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहां भी शोक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, तीनों के तीनों क्या थे? छायावाद के 4 स्तंभों में से माने जाते हैं। आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न को जब देखते हैं तो निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संकलन नहीं है? परिमल, अनामिका, अर्चना, अलकना, अलका। देखते हैं तो अलका क्या है? ये कहानी कविता संकलन नहीं है, बल्कि ये क्या है? उपन्यास है। तो ये हमारा ये हो जाएगा सही, उपन्यास। क्या है ये? उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का काव्य संकलन नहीं है? निहार, रश्मि, दीपशिखा, आराधना। आराधना, आराधना इनका नहीं है, बल्कि आराधना किनका है? निराला जी की है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा किनका है? निराला जी की आराधना। ठीक। 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में अज्ञेय का काव्य संकलन नहीं है? अज्ञेय का कौन सा काव्य संकलन नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चिंता, इतलियम, लोग भूल गए हैं, सागर मुद्रा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, ये उत्तर हो जाएगा। तो किनका है? रघुवीर सहाय का है। याद रखिएगा आप लोग, किनका है? रघुवीर सहाय का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? रेणुका है, दिल्ली है, अर्चना। अर्चना नहीं है। अर्चना किनकी है? तो निराला जी की रचना है। ठीक है, अर्चना किनकी है? निराला जी की रचना है। ठीक। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी हिंदी का बोली नहीं है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। कन्नौजी नहीं है। कन्नौजी कहाँ की है? तो पश्चिमी हिंदी की है ना। कन्नौजी जो है क्या है? पश्चिमी। कन्नौजी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा? तो आपको 14 सितंबर 1949 में। तो देखिए 14 सितंबर किस में है? तो चौथा में। ठीक है, तो ये उसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, भाग 17, और कुल आठवीं अनुसूची में इसमें संकलन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न भारत में संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया? देखिए अभी हमने बताया कि 8वीं अनुसूची है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में दुखांत ट्रेजरी का अंग नहीं है? दुखांत ट्रेजरी का अंग नहीं है, तो विचार, पद योजना, कथानक, भाषा शैली। तो पद योजना नहीं है, उत्तर हमारा ये हो जाएगा पद योजना। तो ट्रेजडी का अर्थ होता है दुखांत, और दुखांत का त्रासदी भी कहते हैं इसको। ट्रेजडी का क्या कहते हैं? त्रासदी। तो इसमें कुल 6 इसका अंग होता है, जैसे में विचार, कथानक, भाषा शैली के अलावा आप देख सकते हैं कि दृश्य विधान होता है, गीत होता है, और उसके बाद चरित्र होता है। ठीक है,
तो ये 6 होता है, आपको याद रखना होगा। अगला कारण, निम्नलिखित में से कहानी के मुख्य तत्व नहीं है। तो संवाद है, चरित्र चित्रण है, परिवेश भी है और दृश्य। ये क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? इसका दृश्य नहीं उत्तर होगा, है ना। दृश्य उत्तर हो जाएगा, दृश्य नहीं होता है कहानी के तत्वों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है। तो आपको पता है कि बहुब्रीहि समास मतलब कि दो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जब जोड़ते हैं तो तीसरा शब्द निकले, उसका अर्थ निकले, तो हम क्या कहते हैं? उसको बहुब्रीहि से। जैसे कि नीलकमल, नीलकंठ, चौराहा, पुस्तकालय। तो इसको हम लोग देखते हैं तो हमारा नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? शंकर जी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द और संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत युग्म क्या है? तो पहला है मत, मतकय, मति जो नहीं, यही पहला ही गलत। क्या हो जाएगा इसका सही? मत जोड़ ऐक। क्या हो जाएगा इसका? मत, मत जोड़ एक के, तो हो गया मत ऐक। ठीक है। चलिए बाकी सब ठीक है। रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार, सु जोड़ आगत, स्वागत। ठीक है। चलिए 18 नंबर में हम लोग देखते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में, स्वच्छ चांदनी वही हुई है अवनी और अंबर तल में। पंक्ति में काव्य सौंदर्य की वृद्धि से प्रयुक्त अलंकार। तो उपमा, श्लेष, यमक, अनुप्रास। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? कि चारों, मतलब देखिए एक ही अगला वर्ण जो एक ही जैसा रहेगा। देखिए चारों, चंद्र, चंचल, चा चा चा, तीनों मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुप्रास अलंकार। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मुहावरों में मुहावरों के अर्थ में असंगत, असंगत ढूंढना है हमें। देखिए पहला है कि गंगा नहाना भारी आपत्ति का आना नहीं, कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना। ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये भी ठीक है। दूध का चांद होना, बहुत कम दिखाई पड़ना, ये भी ठीक है। तो पहला ही हमारा गलत है। कलेजा ठंडा होना अर्थात क्या होना? कठिन कार्य को पूरा कर लेना। पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि 20 नंबर प्रश्न है कि सीता गीता से अधिक परिश्रमी है। वाक्य में रेखांकन का अंश बताइए। रेखांकित अंश क्या है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो आपको पता है कि इसमें अधिक, अधिक क्या आ रहा है? मतलब अधिक को विशेषण कहते हैं। अधिक क्या है? विशेषण पदबंध इसमें आपको आ जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा, आत्मकथा है। तो जो जो कहा नहीं गया, ठीक है, लगता नहीं दिल मेरा, बूंद बूंद बावड़ी, कस्तूरी कुंडल बस। तो जो कहा नहीं गया मैं किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, जो जो कहा नहीं गया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। ठीक है। पहला ही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव विकास प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो उद्भव विकास आपको पता है कि 1952 में हुआ। उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका 1904 में, 40 में। ठीक है। साहित्य की समस्याएं, पुस्तक के लेखक कौन है? साहित्य की समस्याएं पुस्तक के लेखक आपको पता है कि शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है। निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है। मुक्तिबोध जी हैं, अज्ञे जी हैं, प्रभाकर माचवी जी हैं, नरेश सक्सेना नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसल वीर सिंह देव चरित्र के रचनाकार हैं। तो वीर सिंह देव चरित्र के रचनाकार कौन है? आपके केशव दास। ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। देख लीजिए इसमें आपको आदिम रात की महक, ठुमरी, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप नहीं, आदिम रात की महक जो है 67 में, और ठुमरी है 69 में। तो ठुमरी पहले होना चाहिए। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। ठुमरी ठीक है। ठुमरी आपका 69 में, आदिम रात की महक 67 में, अग्निखोर
अग्निखोर एक हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ठीक हो गया। देखिए, ठुमरी है 69 में, आदिम रात की महक 67 में, और अग्निखोर 73 में, और एक श्रावणी धूप भी 1973 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दंत वर्ग का वर्ण नहीं है, तो कौन दंत वर्ग का वर्ण नहीं है? नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है, दोहावली है, गीतावली है, कवित रामायण भी है, तो हमारा हनुमान नाटक नहीं, ये नहीं। कौन नहीं है? हनुमान नाटक। तो हनुमान नाटक किसका है? तो हृदय राम भल्ला की है। ठीक है, याद रखिएगा, हृदय राम भल्ला। 29 नंबर प्रश्न कहता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को क्या कहा? तो आदिकाल को आपको पता है कि चारण काल का है ना। क्या कहें? चारण काल का। ये प्रश्न उठता है कि बाकी ऑप्शन में उसको किसने कहा? तो आदिकाल को आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, और बीज बप्पन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। याद रखना है बच्चा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ, तो कब हुआ? देखिए, अभी हमने बताया था 1940 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफी कवियों में उनके रचनाकारों का युग्मों का संगत असंगत है, मतलब गलती ढूंढना है। ठीक है, तो कुतुबन मृगावती है, जायसी अखावट है, मंझन मंझन चित्रावली, चित्रावली के मंझन नहीं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मंझन उस्मान, चित्रावली कौन है? उस्मान। ठीक है, कासिम शाह, हंस हंस अ, हंस बजाहिर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से भक्ति का निर्गुण गारसी शाखा का कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ज्ञानेश्वरी शाखा का स्वामी अग्रदास। ठीक, देखते हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक भी हैं, ज्ञानेश्वरी का रैदास, रविदास है। तो स्वामी अग्रदास ये क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। ये हैं भक्ति काल के हैं ही, बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म करके आपको हम बताते हैं कि अग्रदास, हाँ, राम भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि ध्रुवदास की रचना है, तो इसमें बताइए कि रूप मंजरी, मान मंजरी, फिर हो गया रति मंजरी, विरह मंजरी, तो कौन सी इनकी ध्रुवदास की रचना है? तो ध्रुवदास की रचना विरह मंजरी है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रमुख प्रकार नहीं है, तो नहीं ढूंढना है। खोजपरक पत्रकारिता है, विशेषीकृत पत्रकारिता ये भी है, वॉचडॉग पत्रकारिता ये भी है, कवि सम्मेलन पत्रकारिता ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। कहता है कि सूर से भी तिगुनी अगर किसी के पास गुण है, तो ये कहता है किसके प्रस्तुत दोहा में सर्वाधिक गुणगान गंग कवि के बारे में कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न कहता है कि भक्ति कविता को सूफी युग और भक्त युग की संज्ञा देने वाले साहित्य इतिहासकार हैं। इसका क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं, इसका क्या है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, और राहुल संकृत्यान। तो देखिए, आपको ये पुस्तक पढ़ना होगा। आपको राम कुमार वर्मा जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में भक्ति काल तक ही इसमें वर्णन है, और इसी के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी से इनको क्या मिला था? इसी बुक के लिए पीएचडी की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव रखता हूँ, मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोकचित्त को मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। भक्ति आंदोलन के उदय से संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत विचार उनकी किस पुस्तक से है? तो ये आपको उत्तर इसका हो जाएगा, देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर है हिंदी साहित्य भूविकास विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्यकालीन धर्म साधना। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन
तुमको उपदेश दिया। तो प्रस्तुत दोहे के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत जो दोहे के रचयिता हमारे हो गए तीस रैदास जी। ठीक है, कौन है इसके रचयिता हमारे? तो संत रैदास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेवा सेव्य भाव सेवक सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा क्षमा औदार आदि गुणों का आरोप हो जाता है। इसका कबीर के बारे में प्रस्तुत किस आलोचक के हैं? प्रस्तुत विचार किस आलोचक के हैं? तो विजय स्नातक, विजेंद्र स्नातक, हरि प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। ये क्या है? ये कथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात जायसी के बारे में सही नहीं है? अरे कौन सी बात है जो जायसी के बारे में सही नहीं है? जायसी जायस में रहते थे, ये भी ठीक है। जायसी की आखिरी कलाम उर्दू में छपी है, नहीं, ये सब उर्दू में, सारा इनकी जो है अवधी भाषा में। तो हमारा दूसरा ही उत्तर गलत निकल गया। आगे पढ़ लेते हैं। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती है, ये भी सही है। जायसी की 3 पुस्तकें मिलती है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश का हम लोग सीधा इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो 41 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 42 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 44 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और अंत में 45 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग मिला लीजिए इसको, देखिए कितना हमारा सही और कितना हमारा गलत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रानी गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो रानी गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो आपको बताना होगा कि रानी गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर गोदान है, प्रेमाश्रय है, गबन है, रंगभूमि है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा प्रेमाश्रय, है ना। प्रथम राजनैतिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, कुल 8 उपन्यासों का जिक्र मिलता है हमारे प्रेमचंद जी का, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला है कि घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? तो घर की बात रामविलास शर्मा। ठीक, पहला ही ऑप्शन ठीक है। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि आदिकाल इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार और सब्र प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती है। आदिकाल के रचनाओं के बारे में प्रस्तुत कथन किस आलोचक का? ऑप्शन नंबर है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शुक्ल को छोड़ना नहीं है, शुक्ल की पुस्तक को अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहासकार के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं किनके अनुसार? घर तरसी मोही, जॉर्ज ग्रियर्सन मोही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देसी बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपहू अभट्टा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा? हेमचंद विद्याधर, जैनाचार्य मेरुतुंग, उसके बाद है विद्यापति। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विद्यापति। हमारे बिहार के ये मिथिला प्रांत के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भरतेंदु के अनुदित नाटक है। तो अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ नाटक। तो चंद्रावली है, भारत दुर्दशा है, विद्या सुंदर है, कि प्रेम योगिनी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विद्या सुंदर, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्या सुंदर भारतेंदु की अनुदित नाटक। बाकी सारा क्या है? मौलिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों और उनके कहानीकारों के युग्मों को असंगत है। तो कौन सा असंगत मतलब गलती है? पहला है कि बिसाती जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए। रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, भी ठीक है। सुखमय जीवन चंद्रदत्त शर्मा ग्लोरी, भी ठीक है। पंडित और पंडितानी किशोरीलाल गोस्वामी, नहीं, ये किनका है? गिरिजादत्त बाजपेयी जी का है। किनका है? तो
गिरिजा दत्त वाजपेयी, गिरिजा दत्त वाजपेयी जी का है, ठीक है। अगला है 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों अभी, मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा ना होगा एक भी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत कविता के रचयिता हमारे अयोध्यासी उपाध्याय है। और ये को पता है कि कृष्ण से संबंधित बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 54 नंबर प्रश्न कहता है कि खड़ी बोली की प्रथम या पहली काव्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की पहली काव्य प्रिय प्रवास, श्रीधर पाठक जी की रचना है ना, प्रिय प्रवास। चलिए आगे है कि नीचे विपुला धरती है, दुख भार वहन सी करती, अपने आंखें आंसू से करुणा सागर को भरती। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हमारे कौन है? तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता हम लोग चलिए देखते हैं उत्तर। निराला प्रसाद पंत दिनकर। तो हमारे उत्तर हो जाए क्या? प्रसाद जी। किसकी कौन है? तो हमारे जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जौहो माँ जौहो माँ तुमते मह हवो हो, तो जानही जग में या मुख की कहाँ कालमो धौ हो। तुलसीदास के प्रस्तुत का पंक्ति में कौन किसको संबोधन कर रहा है? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सुमित्रा को, राम कैकेयी को, भरत कैकेयी को, भरत कौशल्या को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत क्या कर रहा है? कौशल्या। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शीस पगा न झाग तन पौ प्रभु, जानव को आही वसौ के ही ग्राम। का पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मीराबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि 58 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं है। देखते हैं कौन सी रचना नहीं है। तो काव्य प्रकाश है, रामायण है, साहित्य सार, व्यक्ति विवेक। तो साहित्य सार नहीं है ना, तो पता लगा कि साहित्य सार कौन है। तो साहित्य सार मतीराम की रचना किनकी है? तो मती राम की रचना है ना, मतीराम की रचना ब्रजभाषा में अलंकार और रस संबंधित ये रचना है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद है किसका कथन है कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, वे प्रियोमत्व कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार करते थे, रचना करते थे। के इसी से इनकी रचनाएं में हृदय तत्व की प्रधानता अधिक है, हृदय की प्रधानता है। तो ऑप्शन देखते हैं, भगीरथ मिश्र ठीक है। किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और विजेंद्र रचनाथक। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल को आपको नहीं छोड़ना है। ज्यादातर प्रश्न इसी पुस्तक से आता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अच्छे से याद रखना है, व्याकरण बढ़िया से पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में घनानंद की रचना नहीं, देखते हैं कौन सी रचना नहीं है। हाँ, पहला ऑप्शन है राग रत्नाकर। ठीक, देखते हैं आगे। रस के लिए भी ये है, कृपा कंद है, विरह लीला ये भी है। हमारा प्रथम ही ऑप्शन गलत था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये राग रत्नाकर किनकी रचना है? पंडित सरंगदेव की है। किनकी है? पंडित सरंगदेव की रचना है 13वीं शताब्दी में। ये संगीत रचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप लोग का कितना उत्तर सही हुआ, और आपकी किन किन बच्चों का सिलेक्शन की संभावना है इंटरव्यू होने की, इंटरव्यू में इंटरव्यू में जाने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि किन बच्चों की 85 से ऊपर नंबर आ रहा है, 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है। तो काफ़ी आसान पेपर था और मैं समझता हूँ कि 90 से 95 नंबर लाया जा सकता है इस पेपर को देखकर।
तो आप लोग इसी के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या होगा कि नए-नए पुस्तकें से जो भी प्रामाणिक पुस्तक हैं, उसकी भी किताबों को संक्षिप्त रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे इस चैनल पर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।